नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का शिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास बहुत बेहतरीन आपके लिए होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको पता है कि ये जो क्लास है बहुत ज़बरदस्त आपके लिए होने वाली है, हिंदी पेडागोजी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है साथियों, सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधि भारत में कब लागू हुई? तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है कि ये क्या है, एक प्रविधि है और ये भारत में लागू कब हुई है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका सही हो जाएगा, यानी कि 1975 में इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है? वो इंडिया में, भारत में हुई है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में अध्यापक की भूमिका होती है। तो सूक्ष्म ऑप्शन इसका पहला है निरीक्षणकर्ता, परीक्षक, परामर्श या अव्यय वे दोनों। ये परामर्श नहीं, यहाँ पर आपको क्या कर लेना है, परामर्शक कर लेना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ही अपना एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन इसका पहला है पाठ के प्रारंभ में, पाठ प्रारंभ करने के पूर्व, पाठ के मध्य में, पाठ समाप्ति के बाद। तो इसका ऑप्शन नंबर एकदम फिट जो होने वाला है, एकदम सही जो होने वाला है, एकदम ज़बरदस्त जो आंसर है अपना, वो है पाठ प्रारंभ करने के पूर्व ही हम क्या कर लेते हैं, प्रस्तावना कौशल का प्रयोग किया जाता है। इसमें छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्नों को पूछे जाते हैं, है ना। और अंतिम इसका जो प्रश्न होता है साथियों, वो भी आपको बता देता हूँ क्या होना चाहिए। अंतिम प्रश्न इसका समस्यात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समस्यात्मक होना चाहिए। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न होना चाहिए। देखिएगा यही प्रश्न अपने पास आ गया है। प्रस्तावना कौशल का अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए? क्या अवबोधात्मक होना चाहिए, क्या पूर्व ज्ञान पर आधारित, या समस्यात्मक, या फिर पाठ पर आधारित? तो इसका सही आंसर जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, समस्यात्मक इसका अंतिम प्रश्न होना चाहिए। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। हिंदी कितने राज्यों की द्वितीय राजभाषा है? कितने राज्यों की द्वितीय राजभाषा है? तो ऑप्शन नंबर तीसरा एकदम करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगले को हम देखते हैं। पद्य शिक्षण की सबसे नीरस विधि कौन सी है? देखिएगा यहाँ पर कौन सा शिक्षण की बात हो रही है, पद्य शिक्षण की। तो ऑप्शन पहला है कक्षा अभिनय विधि, रसास्वादन, गीत विधि या अर्थ बोध विधि। तो पद्य शिक्षण की अगर हम बात करें तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, अर्थ बोध विधि। अगले प्रश्न को देखते हैं। कक्षा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? कक्षा शिक्षण की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखते हैं हम कक्षा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है। सॉरी, वो प्रश्न अभी हम देखते हैं। कक्षा शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि यहाँ पर पूछी जा रही है। तो इसका जो सही आंसर है वो अपन देखते हैं कि कौन सा है। तो ये सही आंसर हो जाएगा अपना कक्षा अभिनय विधि या रंगमंच विधि। तो इसका दोनों में हमको कंफ्यूज होता है, तो आपसे आपका कंफ्यूज क्या हो जाना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए। यानी कि रंगमंच विधि अपना कक्षा शिक्षण की क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ विधि है। अगले को हम देखते हैं। अभिकर्मित अनुदेशन विधि कितने सिद्धांतों पर आधारित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, आपको इसको नोट डाउन भी करते चलना है साथ साथ। तो 5 सिद्धांत है मित्रों, जिसमें क्या होता है कि अभिकर्मित अनुदेशन विधि काम करती है। अब कौन कौन से सिद्धांत है तो आपको ध्यान रखना है। मैं एक ट्रिक बताता हूँ। LKKSP, LKKSP ये एक ट्रिक है। लघु पदों का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वगति का सिद्धांत, पुनर्बलन का सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत ऐसे हैं जो कि एकदम क्रिया अभिकर्मित अनुदेशन विधि कार्य करती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9 को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, अभिकर्मित अनुदेशन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? देखिएगा बहुत मस्त प्रश्न है। क्रियाशीलता का है, शक्ति का सिद्धांत, लघु पदों का सिद्धांत या स्वगति का सिद्धांत। तो शक्ति का तो कोई सिद्धांत होता ही नहीं है, तो इसका इस प्रकार अपना जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, स्वगति का सिद्धांत अभिकर्मित अनुदेशन विधि में सर्वाधिक जबरदस्त होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका एकदम सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगले प्रश्न को देखते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम क्या है? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है।
रसास्वादन है, भंडारकर विधि है, गीत विधि है या फिर अर्थबोध विधि है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि व्याकरण अनुवाद विधि का दूसरा नाम जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, भंडारकर विधि इसका सही आंसर है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भंडारकर विधि इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो जन्मदाता है वो है रामकृष्ण गोपालकर भंडारकर जी। इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था वो किया गया था संस्कृत भाषा में। तो ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिल गई है, तो ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न को देखते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि का सर्वाधिक विरोध किसने किया? बहुत अच्छा प्रश्न है। जॉन डीवी ने किया, मॉरिसन ने किया, जॉन वेस्ले ने किया, कोई नहीं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने इसका विरोध नहीं किया। यह बंदा ऐसा है जिसने क्या किया कि भैया व्याकरण अनुवाद विधि का सर्वाधिक क्या किया भैया, विरोध किया गया जॉन वेस्ले के द्वारा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रश्न 12 है, प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि का सेतु द्विभाषा विधि है। ये कथन किसका है? चलिएगा, ये कथन किसका है? एच.एन. शास्त्री का है, डॉडसन का है, गोपाल कृष्ण भंडार का, जॉन डीवी का है। तो मित्रों, आपको ध्यान रखना है कि जो प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि से सेतु कहा गया है वो कहा गया है एच.एन. शास्त्री ने। एच.एन. शास्त्री। द्विभाषा विधि का भी आपको जनक देख लेना है, कौन है? डॉडसन है। कौन है मित्रों? डॉडसन है। तो ये एक्स्ट्रा नॉलेज, एक्स्ट्रा फैक्ट आपको ध्यान रखना है, ताकि एच.एन. शास्त्री, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने एच.एन. शास्त्री, देखिएगा इसके एक्स्ट्रा ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। एच यानी होता है हाईवे और एन यानी होता है नेशनल, यानी कि नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे पे क्या बनाई जाती है? सेतु बनाई जाती है। सेतु बनाई जाती है। और सेतु क्यों बनाई जाती है? ताकि दोनों तरफ से उसको जोड़ा जा सके। तो यहाँ पर दोनों तरफ से जोड़ने की बात कौन कर रहा है? एच.एन. शास्त्री, यानी कि नेशनल हाईवे शास्त्री। इस प्रकार से आप इसको ध्यान भी रख सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस विधि को व्याकरण अनुवाद विधि तो प्रत्यक्ष विधि की सेतु कहा जाता है? ये उसी प्रकार का प्रश्न है। मैं आशा करता हूँ, आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका सही आंसर आप अच्छी तरीके से बता सकते हो। ऑप्शन वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले प्रश्न को हम देखते हैं। किस विधि को सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, निर्बाध विधि भी कहा जाता है? कक्षा, अभिनय विधि, प्रत्यक्ष विधि, गीत विधि या फिर दूरस्थ शिक्षण विधि? तो सुगम विधि, प्राकृतिक विधि, तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे मित्रों प्रत्यक्ष विधि इसका सही आंसर, जबरदस्त आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। प्रत्यक्ष विधि में भाषा के किन कौशलों की उपेक्षा की जाती है? आपको ये पता होना चाहिए कि जो प्रत्यक्ष विधि है वो किन कौशलों की इसमें उपेक्षा की जाती है। तो प्रत्यक्ष विधि में तो ओनली क्या किया जाता है? सुना जाता है ना? सुना जाता है। एक तो सुनना होता है उसमें, और एक क्या होता है? पढ़ना होता है। सुनना और क्या होता है? लिखना होता है। तो इसमें जो उपेक्षा की जाती है वो की जाती है दोनों कौशलों की, यानी कि पढ़ना और लिखना दोनों कौशलों की इसमें उपेक्षा की जाती है। इसलिए ऑप्शन डी जो है अपना सही हो जाएगा। पढ़ना और लिखना इसमें क्या की जाती है? इसकी उपेक्षा की जाती है। प्रत्यक्ष विधि में भाषा के किन कौशलों की उपेक्षा की जाती है? यह है कि ये 15 व्याकरण अनुवाद में सर्वाधिक जोर किन कौशलों के विकास में दिया जाता है? तो ऑप्शन देखिएगा अपना यहाँ पर, पढ़ना और लिखना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों क्वेश्चनों में, दोनों विधियों में आपका थोड़ा सा अंतर आपको समझ में आना चाहिए, तो इसका सही आंसर आप कर सकते हो। चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। बंगाल में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट जबरदस्त प्रश्न है। बंगाल में फ्रेजर ने किया, टाइपिंग ने, जस्ट ने या फिर B.S. ब्लूम ने? तो बंगाल में प्रत्यक्ष विधि का जो प्रयोग किया गया मेरे प्यारे साथियों, वो किया गया है टाइपिंग के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? टाइपिंग। फ्रेजर मुंबई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा फ्रेजर। और जो यस्ट है ये हो जाएगा मद्रास, यानी कि चेन्नई की अगर हम बात करें तो। अगले प्रश्न होते किस विधि में ये मातृ नहीं है, मातृभाषा का प्रयोग निषेध माना जाता है? इसको आप सही कर लीजिएगा, ये मातृ ऐसे नहीं आता, ये मातृ सत मातृभाषा का प्रयोग निषेध है। तो क्या व्याकरण अनुवाद विधि में है, प्राकृत में है, पत्राचार में या फिर व्याख्या
विधि में, तो इसका मातृभाषा में का प्रयोग जिस विधि में निषेध माना जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो माना जाता है प्राकृत विधि में, यानी कि डायरेक्ट मेथड में, प्रत्यक्ष विधि में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किस विद्वान के द्वारा किया गया है? तो बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर कौन सा है मित्रों? वो है क्या बोलते हैं इसको, एडगर डेल। एडगर डेल ने शिक्षण अधिगम सामग्रियों की सापेक्षिक प्रभावशीलता का अध्ययन किया था और इनके अनुभव, इनके शंकों को, इनने जिन शंकों को बनाया था शिक्षण उसको कहा जाता है अनुभव शंकु। और इन्होंने 5 प्रकार के शिक्षण सामग्रियों की बात की थी। जब इनके अनुभव शंकु को हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो प्रभावशीलता इनकी क्या होती है मेरे मित्रों? वो होती है, बढ़ती है। लेकिन जब जैसे ही हम नीचे से क्या जाते हैं, ऊपर की ओर चले जाते हैं, तो इनकी जो है प्रभावशीलता क्या होती है? घटती है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल रखना है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का शुभारंभ किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया है? तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का शुभारंभ किस शिक्षा नीति के अंतर्गत किया गया? ये इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप हो गया है, तो फिर आपको समझ में आ ही गया होगा। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। इसी में इसकी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना की शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत एक स्कूल में 2 शिक्षक होने चाहिए, है ना, 2 कमरे, एक बरामदा होना चाहिए। तो ये थे आज के 20 इम्पोर्टेंट प्रश्न। आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को क्या कर सकते हो, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, ये सब फ्री है। और अगले प्रश्न को हम लेकर आने वाले हैं बहुत जल्दी से। तो इस क्लास को आपको जितने भी दोस्त हैं उनको सभी के साथ इसको शेयर कर देना है। लाइक कमेंट शेयर सब कुछ आप फ्री में कर सकते हो, इसका कोई और जब आप किसी कक्षा को लाइक करते हो तो आई होप उससे क्या हमें पुनर्बलन मिलता है, मोटिवेट मिलता है, और उस मोटिवेशन की वजह से अगली क्लास और बहुत ज़बरदस्त हम लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। या 21वां क्वेश्चन भी आपको देख लेना है कि किंडरगार्टन विधि में बालक को किसकी संज्ञा दी गई है। तो इस प्रकार से आपको इसका सही आंसर देना है। ये एक समस्यात्मक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर ज़रूर बताना। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।